नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो लगभग सभी पार्ट से इसमें लिया गया है। और यह इकोनॉमिक्स का एक मास्टर वीडियो है जो बोर्ड परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। ध्यान रखें। पहला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी ख है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी विलियम पैटी और ऑप्शन नंबर डी रैगनर नक्स। तो अर्थव्यवस्था के पिता अर्थात फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है एडम स्मिथ को। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं छोटे स्तर पर व्यावसायिक कार्य, मछली पालन इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना तीन प्रकार से हुई है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिए ये प्राथमिक क्षेत्र को रेड कलर एक्टिविटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्री मुहिबुल हक जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसमें ABC अर्थात कहाँ पर ही मैंने ABCD कह रहे हैं। तो ध्यान रखें इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मुहिबुल हक, जिन्होंने पहला मानव विकास रिपोर्ट 1990 के दशक में 1994 ईस्वी के आसपास तैयार किए थे। वो थे पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के ही अर्थशास्त्री मुहिबुल हक थे जिन्होंने पहला मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ ABC लिखना भूला है, ए अर्थात 6 अगस्त 1952, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन सी 4 मई 1951 और ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च 1950। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए अर्थात 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या मुख्यमंत्री इनके सदस्य होते हैं और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा स्पीकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखेंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
ठीक। तो अब इस योजना आयोग के स्थान पर जो संस्था कार्य कर रही है उस संस्था का नाम है नीति आयोग। इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत के पास मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात उत्पादनों के साधन का अधिकार निजी व्यक्ति के पास भी है तो कुछ उत्पादन के साधनों का अधिकार सरकार के पास भी है। अतः भारत में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है यह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी केंद्रों के मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी किसी राज्य के मंत्रिमंडल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे अभी हमने बात किया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी के जो सदस्य होते हैं वह सभी राज्यों के एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक इनके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी विलियम पैटी और ऑप्शन नंबर डी मिखाइल फ्रेडमैन। तो ध्यान रखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं? तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 13। तो ध्यान रखेंगे अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आए थे जो 1951 से 56 और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वह 2012 से 17 थी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। योजना आयोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इन पंचवर्षीय योजना होगा योजना आयोग के स्थान पर ये पंचवर्षीय योजना होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। तो पंचवर्षीय योजना ये पंचवर्षीय योजना होगा। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है वह रूस से लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। तो ध्यान रखेंगे योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। चूँकि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के
पहले प्रधानमंत्री थे और वहीं योजना आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन नंबर डी 1920। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1904 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, लेकिन भारत की प्रशासनिक राजधानी की अगर बात की जाए तो वह नई दिल्ली है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ये बताएंगे कि भारत की जो वर्तमान राजधानी नई दिल्ली है, इसके पूर्व वह कोलकाता हुआ करता था। तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि आखिरकार भारत की राजधानी नई दिल्ली कोलकाता से नई दिल्ली कब ट्रांसफ़र की गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बांग्लादेश के, ध्यान रखेंगे यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, बांग्लादेश के किस अर्थशास्त्री बांग्लादेश के किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखें प्रोफेसर इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद रहीम यूनुस, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शफीक यूनुस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में सूक्ष्म फाइनेंस के लिए, वित्त के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन नंबर डी 4थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ध्यान रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई थी तो उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, सैमुअलसन मॉडल, गॉडगिल मॉडल। तो ध्यान रखेंगे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर प्लान पर आधारित थे अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका ऑप्शन है कृषि, उद्योग, सेवा और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग प्रश्न संख्या पूर्व में हम लोग पढ़ा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन दूसरे पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक ध्यान औद्योगिक व्यवस्था पर दिया गया था अर्थात इसके अंतर्गत बहुत सारे इस्पात कारखाने भारत में लगाए गए थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध औद्योगिक विकास पर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ऑप्शन 1936, 1947, 1960 और 1957। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, सैमुअलसन मॉडल और ऑप्शन नंबर डी गॉडगिल मॉडल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पीसी महालनोबिस भारत के एक
भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भाग में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56, 56 से 61, 1950 से 55, 1961 से 66। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। बिहार संपन्न है उद्योग, पशुपालन, खनिज, कृषि। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कृषि। बिहार कृषि में संपन्न है क्योंकि बिहार की औद्योगिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के सभी खनिज संपदाएं झारखंड में चली गई, इसलिए बिहार एकमात्र कृषि क्षेत्र में ही संपन्न है। यहाँ की 80% के लगभग आबादी कृषि कार्यों में ही लगी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वह कृषि रखा गया था, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग और विकास पर जोर दिया गया था। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाले सिर्फ संख्या का नाम, वित्त संस्था का नाम क्या है? सिर्फ संख्या नहीं, वित्त संस्था का नाम क्या है? तो भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यावसायिक बैंक। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नाबार्ड। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात नाबार्ड। नेक्स्ट, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन, बिमल जलान, श्री रंगराजन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे वह ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। इनका संबंध बांग्लादेश से है और इन्होंने सूक्ष्म वित्त योजना के संबंध में बहुत सारे स्कीम बनाई थी, इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 31 दिसंबर 2014 और 31 दिसंबर 2015। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग अस्तित्व आया। यह नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जिसे दिसंबर 2014 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारत का वित्त वर्ष क्या है? 31 मार्च से 1 अप्रैल, 30 जून से 1 जुलाई, 1 मार्च से 30 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 1 जून से 31 जुलाई। तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क अर्थात 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच भारत का वित्त वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विकसित, डेवलप कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। यह बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो आप सभी जान रहे हैं कि इसमें अपने राज्य बिहार को पिछड़ा राज्य की संज्ञा दी गई है। मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही है मानव पूंजी के जो 5 घटक है उनमें से ये सभी शामिल है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुआ था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था। और यह प्रश्न इस बार वर्ष 2023 के इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछा गया सवाल है। नरेगा कब लागू हुआ? नरेगा एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाली संस्था है। इसके अंतर्गत कम से कम 100 दिनों का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है। ऑप्शन है 2005, 7, 6 और 2008। तो ध्यान रखेंगे जो नरेगा की शुरुआत हुई थी वह नरेगा की शुरुआत वर्ष 2006 में हुआ था और बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाता है, नरेगा में कितने दिनों के काम की गारंटी दी गई है? 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 100 दिन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया था और इसके अंतर्गत भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र रूस, ब्रिटेन, जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो ध्यान रखें इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गोवा। गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वह राज्यों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1936, 1 मई 1955, 1 सितंबर 1956। तो ध्यान रखें इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारत का केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो ध्यान रखें इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार में पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1970, 1972, 1973, 1969। तो ध्यान रखेंगे तो पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 19 जुलाई। अगर डेट में जानना चाहते हैं तो आप 19 जुलाई 1969 ईस्वी को बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय एलके झा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे और देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तीनों। तो ध्यान रखेंगे यह उत्पादन गणना विधि जो है यह सहज भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और साथ साथ व्यवहारिक भी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969, 1980, 81, 82। तो ध्यान रखेंगे भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1982 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी। तो ध्यान रखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके महाजन के द्वारा जो पैसा दिया जाता है रुपया वही गैर संस्थागत वित्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, गरीबी की कुचक्रीय अवधारणा को किसने दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रैगनर नॉक्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, विलियम पैटी। तो ध्यान रखेंगे गरीबी का जो कुचक्र की अवधारणा है यह रैगनर नॉक्स के द्वारा दिया गया था। यह हर बार प्रतियोगिता परीक्षा में इससे अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किसने कहा था अर्थव्यवस्था आजीविका और अर्जन की प्रणाली? ध्यान रखेंगे यहाँ पर अर्जन होगा, अर्जन की प्रणाली है। ब्राउन, आर्थर लेविस, रैगनर नॉक्स, एडम स्मिथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क अर्थात ब्राउन का मानना था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? पहले ही बता चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है।
राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 75। नेक्स्ट, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषि महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख अर्थात भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली एक। भारत का वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क अर्थात मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, जबकि प्रशासनिक राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट, सहकारी प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित विषय कब बने? 1929, 1919, 1918, 1914। तो सहकारी प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण विषय की नीति 1919 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि, विज्ञान, शिक्षा, सेवा। तो ध्यान रखेंगे, आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वह सेवा क्षेत्र है। मानव पूंजी के कितने प्रमुख घटक हैं? 6, 4, 5, 8। तो ध्यान रखेंगे, मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। तो बीमारू प्रदेश में नहीं है, पूछ रहा है सवाल में। तो उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश में नहीं है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा, ये राजस्थान, ये सभी के सभी बीमारू राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। परंतु इनमें से सबसे अधिक दयनीय स्थिति बिहार की है, शेष की स्थिति बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट, कौन सेवा क्षेत्र गैर सरकारी है? सैन्य, वित्त, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो ध्यान रखेंगे, मॉल सेवा जो है वह सेवा जो है गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को ही शामिल किया गया है। और यह नीति भारत में 1991 ईस्वी में आया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो ध्यान रखेंगे, वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग हैं। कितने हैं? ध्यान रखेंगे, वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन वैश्वीकरण के अंग कितने हैं? 5 हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, पार्ले, कोका कोला। तो ध्यान रखेंगे, इसमें पार्ले बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बाकी अन्य सभी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वयन, सहकारी सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वयन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986, 1980, 1987, 1988। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किए थे। नेक्स्ट, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो ध्यान रखेंगे, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर केवल उपभोक्ता दिवस परीक्षा में आए तो उसका आंसर 15 मार्च, लेकिन अगर राष्ट्रीय शब्द लगा दे उसमें
कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा 24 दिसंबर। इसे ध्यान रखेंगे। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसकी मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, हॉलमार्क का उपयोग अगर किया जाता है तो वो स्वर्ण आभूषण क्या होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है, जबकि खाने वाली चीज़ों के एगमार्क का उपयोग किया जाता है। यदि किसी नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उसका शिकायत हम लोग कहाँ करेंगे? तो ध्यान रखें, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राज्य आयोग में करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 3 संस्था बनाई गई थी। अगर किसी वस्तु या सेवा के मूल्य 1 लाख से ज़्यादा और 20 लाख से कम हो तो उसकी शिकायत हम लोग जिला फोरम में करते हैं, लेकिन 20 लाख से और 1 करोड़ के बीच जिसकी सेवा का कीमत होती है उसका शिकायत हम लोग राज्य आयोग में करते हैं। और जिस वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ से अधिक होता है, 1 करोड़ से अधिक, तो उसकी शिकायत हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बनी राष्ट्रीय संस्था में करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, शुल्क नहीं। तो ध्यान रखेंगे, उपभोक्ता के शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, अर्थात उसे 0 रुपया देनी पड़ती है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होंगी। अगर यह वीडियो पसंद आई है और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल है, इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इकोनॉमिक्स का, जिसके अंतर्गत पूरे इकोनॉमिक्स का इसी से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसे नोट करके अपना नोटबुक में इसका एक नोट्स बना लें। धन्यवाद।